नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस जीके की वीडियो को आज आपके लिए लाइव लेकर के आने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल और नेटवर्क इशू की वजह से ये लाइव नहीं हो पाई। तो उसके लिए आप परेशान ना होइए। लाइव क्लास के लिए हम लोग कोई और टाइमिंग सेट कर देते हैं ताकि उस समय आपके नेटवर्क की कोई भी इशू ना हो। फिलहाल आज आपकी ये जीके की फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा देखिए, क्वेश्चंस को समझिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और अपने साथ जो है एक कॉपी लेके जरूर बैठिए, ताकि जितना मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताऊं उसको आप लोग नोट कर पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपके लिए ऐसे ही चार ऑप्शन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे और मैं आपको केवल 3 सेकंड का मौका दूंगा। 3 सेकंड के बाद मैं इसका आंसर को आपके सामने दिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आंसर देखिए यहाँ पर आपके लिए क्या होने वाला है। आंसर है आपका 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। तो अब दोस्तों कुछ और भी इससे जुड़े हुए जो है दिवस को जानते हैं, जो कि दिसंबर माह में आपके लिए होते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है एक 10 दिसंबर वाला। 10 दिसंबर को आपके लिए क्या होता है, तो ह्यूमन राइट्स डे यानी मानवाधिकार दिवस होता है। कौन सा दिवस होता है आपके लिए, मानवाधिकार। तो उसको जरूर आप याद रखिएगा, ह्यूमन राइट्स डे के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसके अलावा 1 दिसंबर को एड्स डे होता है, ये भी आपको याद रखना है। एड्स डे ये आपका कब होता है, ये आपका 1 दिसंबर को होता है, ठीक है। और एक इसके अलावा आपको याद रखना है 14 दिसंबर। तो ये 14 दिसंबर को दोस्तों क्या होता है, तो इसको भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। क्या होता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर आप इसको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए दोस्तों आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका हो जाएगा अमरकंटक। नर्मदा नदी जहां से निकलती है उसके उस स्थान का क्या नाम है, उस नाम का स्थान है आपका अमरकंटक। आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा जानकारी और देते हैं। यहाँ पे जो नर्मदा नदी है ये आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ये जो आपका अमरकंटक है ये भी आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में ही है। और एक चीज और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसी अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है, ठीक है। तो अगर सोन नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछ लेता है तो भी आप लोग जवाब में क्या देंगे, अमरकंटक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के तट से 12 समुद्री मील की सीमा को किस नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत के कोई भी अगर समुद्र तट है तो वहां से जो 12 समुद्री मील का स्थान है उसकी सीमा को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाने वाला है, वो आपकी हो जाती है प्रादेशिक सीमा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो प्रादेशिक सीमा होती है इस सीमा पे, जैसे मान लीजिए ये आपका तट है, इस तट से अगर हम लोग इतना दूर मान लें कि ये आपका जो है 12 समुद्री मील है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अधिकार क्षेत्र भारत के पास है। यहाँ पे होने वाली सभी चीजें, चाहे आपकी वो प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई हो, चाहे वो व्यापारिक रूप से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आर्थिक रूप से जुड़ी हुई हो, सभी पर किसका अधिकार होता है, भारत देश का अधिकार होता है। इसके अलावा दोस्तों और दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि यहाँ पर एक आपके सामने लिखी हुई है संलग्न सीमा और एक लिखी हुई है अन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये दोनों भी इसी चीज से जुड़े हुए हैं। संलग्न सीमा अगर आपसे पूछ लेता है कि ये कहां तक फैली हुई रहती है, तो ये आपकी 24 मील तक होती है। और अगर अन्य आर्थिक क्षेत्र पूछा जाए तो ये आपके 200 मील तक होता है। तो इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कॉपी लेकर के बैठिए, जो चीजें एक्स्ट्रा बताई जा रही है उसको नोट करिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेनिस। टेनिस जो गेम है इसमें डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। बट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए यहाँ पर क्या है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो चलिए दोस्तों आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो आपका नीति आयोग है ये एक प्रकार की असंवैधानिक संस्था है, ठीक है। असंवैधानिक, ये संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों। इस नीति आयोग का अगर गठन की बात कर ली जाए तो गठन आपसे पूछता है तो आप जवाब क्या देंगे, 1 जनवरी 2015 को। इसके अलावा आपसे ये पूछता है कि इस नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और अगर इसके उपाध्यक्ष की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, राजीव कुमार जी हैं। कौन है, राजीव कुमार, ये नाम याद रखिएगा।
और एक चीज और पूछ लेता है कि इसके सीईओ कौन है। तो इस समय जो इनके सीईओ है वो कौन है, अमिताभ कांत। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है, ये सारे से क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, सरोजनी नायडू। तो दोस्तों ये आपकी पहली भारतीय महिला थी। लेकिन अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि पहली महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो आपको याद रखना है उनका नाम क्या था, उनका नाम था एनी बेसेंट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एनी बेसेंट को। ये पहली महिला थी जिनको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, और ये सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो आपके कहां पर हुआ था, कानपुर में हुआ था, तब इन्होंने वहां पर इसकी अध्यक्षता की थी। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि अगर प्रथम महिला राज्यपाल की बात की जाती है तो वो सरोजनी नायडू जी ही थी। इनको नाइटिंगेल भी कहा जाता है। तो इन सभी चीजों को आप लोग नोट करके रखिए, सभी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को जो है मैं थैंक्स कहना चाहूंगा अपनी तरफ से। और आपका फायदा यहाँ पर ये है दोस्तों कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप तैयार कर पाएंगे उतना ही आपके लिए एग्जाम इजी रहेगा। तो डेली आप जुड़िए और तैयारी आप लोग अपनी कंटिन्यू करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि पौधों के किस भाग द्वारा जल का परिवहन होता है। तो यहाँ दोस्तों अगर आंसर की बात करते हैं तो जो पौधों में जाइलम होते हैं, इन जाइलम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में जल का परिवहन होता है। ठीक है, ये पृथ्वी से जल को खींचते हैं और इस जाइलम के ऊतकों यानी टिश्यूज के द्वारा पौधे के विभिन्न पार्टों में जो है पानी की सप्लाई को देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्रियदर्शिका नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका हर्ष। इसने ही जो है क्या लिखी थी, प्रियदर्शिका नामक पुस्तक लिखी थी। अगर आपसे ये पूछ रहे दोस्तों कि ये जो हर्ष है ये किस वंश का शासक था, तो आप लोग जवाब में क्या देंगे, जवाब देंगे आप लोग जो है पुष्यभूति का। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता है। आंसर देखते हैं दोस्तों, उपनिषद को हम लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं, इसको वेदांत भी कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। साथ ही अगर आपसे पूछ ले कि उपनिषद की संख्या टोटल कितनी है, तो आप लोग कहेंगे कितनी, 108। टोटल 108 उपनिषद है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आंसर देखिए दोस्तों, आंसर आपके लिए हो जाएगा ऋजुपालिका नदी। इस नदी के किनारे ही महावीर स्वामी को क्या, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इतना तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो महावीर स्वामी है ये जैन धर्म से जुड़े हुए थे और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थकर। इसके अलावा दोस्तों जैन धर्म से जब भी बात होती है तो आपसे ये पूछता है कि पहले तीर्थकर कौन हुए थे, या इसके अलावा पूछता है आपसे कि 23वें तीर्थकर कौन हुए थे। तो इसको भी आपको याद रखना है कि जो पहले जैन तीर्थकर थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था आपका ऋषभ देव। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, उनका नाम था आपके लिए ऋषभ देव। अगर 23वें तीर्थकर की बात की जाए तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था आपके लिए पार्श्वनाथ। तो इन दोनों का भी नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किसे दूसरे ताजमहल की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों दूसरे ताजमहल की संज्ञा किसे दी जाती है, तो बीबी के मकबरे को दी जाती है। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये बीबी का मकबरा है कहां पर, तो आप कहेंगे ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में भी पूछ लिया जाए कहां पर है, तो आप कहेंगे ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कहां पर है, औरंगाबाद में। ये जो दोस्तों मकबरा था ये बनवाया किसने था, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आप क्या जवाब देंगे कि इसको जो है औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया, औरंगजेब ने बनवाया, इसको याद रखना है। और औरंगजेब ने इसको किसकी याद में बनवाया था, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो उनकी जो बेगम थी दिलरास बानो बेगम, यहां मैं लिख रहा हूं उनका नाम, याद रखिएगा, दिलरास। ठीक है, दिलरास बानो बेगम की याद में इन्होंने ये मकबरा बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है।
तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर आपका हो जाएगा हाथी। ये जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अब आपसे इससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पर है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसका जवाब देंगे कि ये कहाँ पर स्थित है, आपका केरल में है। ठीक है, यही क्वेश्चन इससे बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डीडीटी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन आपके सामने है और जवाब हम लोग यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा इसका। ये हो जाएगा आपका C14H9Cl15। ये क्या है? ये जो है इसका रासायनिक सूत्र है। कभी कभी दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो उसको भी आपको याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो। ठीक है, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरोएथेन। याद रखिएगा, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, और यहां पर लास्ट में हो जाता है आपका ट्राइक्लोरो। ठीक है, ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसको सबसे पहले कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया गया था, ये भी आप लोग को याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है। सभी ग्रह क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं सिवाय। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में। लेकिन आपको उस ग्रह को बताना है जो इसके अगेंस्ट में यानी उल्टा जो है परिक्रमा करता है। तो जवाब आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर जो है आपकी परिक्रमा करता है, जबकि और अन्य जो ग्रह हैं वो सभी पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ इससे और जुड़े हुए जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सबसे गर्म ग्रह किसे कहते हैं, या सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, या पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो सभी का जवाब आपके लिए क्या हो जाएगा? शुक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों जवाब देख लेते हैं। जवाब आपके लिए क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है? जवाब देखें दोस्तों, जवाब हो जाएगा आपका पी वेव्स। पी वेव से मतलब क्या है? प्राइमरी वेव्स। याद रखिएगा, इस पी का यहाँ पे अर्थ क्या है? प्राइमरी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इससे एक क्वेश्चन आपसे और बन जाता है कि जो इसमें से कौन सी ऐसी वेव्स हैं जो ठोस और तरल दोनों से होकर के जा सकती हैं। तो वो आपकी पी वेव्स ही होती हैं जो ठोस और तरल दोनों से होकर जा सकती है। जबकि इससे रिलेटेड जो दूसरी वेव है आपकी एस वेव यानी सेकेंडरी वेव, ये केवल ठोस से होकर जा सकती है, तरल से ये नहीं होकर के जा पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में हुआ? तो चलिए दोस्तों आंसर देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि चिकित्सक धन्वंतरी किसके राज दरबार में अपना परामर्श दिया करते थे? आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्रमादित्य। ठीक है, इस विक्रमादित्य राजा जो कि उज्जैन के राजा थे, इनके समय में धन्वंतरी नामक एक बहुत ही बड़े आयुर्वेदाचार्य थे जो अपना परामर्श दिया करते थे। ध्यान रखिएगा, आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि उनको जो है चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य की जो है क्या की गई थी? उपाधि दी गई थी। और ये किसके थे? तो ये आपके सीधे सीधे विक्रमादित्य जो राजा थे उन्हीं के दरबार में ये थे। ठीक, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? मैत्रेय। ठीक है, मैत्रेय बुद्ध को जो है क्या माना जाता है? बुद्ध का अगला अवतार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल जी थे। इसके अलावा कुछ और समितियां थी जिसके अध्यक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो उसको भी मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक थी आपकी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और दोस्तों इसके अलावा एक और थी संघ संविधान समिति, जिसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। एक और याद रखिएगा, झंडा समिति थी, जिसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? JB कृपलानी।
तो ये तीनों समितियां और भी याद रखिएगा इस प्रांतीय संविधान समिति के साथ में। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? आंसर की बात करते हैं दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? सिसोदिया वंश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंजिंग लाइफ किसके द्वारा लिखित किताब है? तो आंसर होगा दोस्तों ये जो किताब है ये किसकी है? मनमोहन सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे शरीर का निर्माता कहते हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन को। आपके शरीर में जो प्रोटीन होता है ये आपके शरीर का निर्माण करने का कार्य करता है। और दोस्तों जो आपका ये प्रोटीन है ये किससे मिलकर के बना होता है? तो अगर कभी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ये आपका अमीनो अम्लों से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा ये पूछ लेता है कि प्रोटीन का नामकरण किसने दिया था? तो बर्जीलियस ने इसका नामकरण किया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस क्रिया द्वारा नाइट्रोजन को वायुमंडल में छोड़ा जाता है? यानी पहले क्या है, वायुमंडल से जो है ली जाती थी नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन को वायुमंडल में वापस छोड़ने की बात की जा रही है। तो आंसर आपके लिए क्या होगा दोस्तों? विनाइट्रीकरण, ठीक है। वापस करने को क्या बोलते हैं? विनाइट्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका देखिए आंसर आपको दिख ही गया है, तो मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों कि लैब में रखे जाने वाले जंतुओं को लंबे समय तक सड़ने से बचाने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? आंसर की बात करते हैं दोस्तों, आंसर हो जाएगा फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन एसिड होती है जिसमें जो है जंतुओं को डुबो के रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो लंबे समय तक बने हुए रहते हैं, उनकी जो बॉडी है वो गलती नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? आंसर हो जाएगा दोस्तों एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके लिए कांडला बंदरगाह, ठीक है। कांडला बंदरगाह जो कि कहाँ पे स्थित है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि ये कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। ये भी आप लोग रखिएगा याद, गुजरात में है। और एक बात और याद रखिएगा, इसका नाम अब बदल दिया गया है, इसको अब हम लोग दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दीनदयाल बंदरगाह, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो जवाब देखते हैं दोस्तों, ये जो कथन है ये किसका है? ये भगत सिंह द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपके लिए कि अलमाटी बांध किस नदी पर बनी जल विद्युत परियोजना है? तो आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कृष्णा नदी पे बनी हुई आपके लिए जल विद्युत परियोजना है। तो दोस्तों जीके में आज आपके लिए इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और मेरी सारी कोशिश रहेगी कि सारे क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस में कराया जाए। नेटवर्क इशू को देखते हुए कुछ टाइम को चेंज किया जाएगा, उसके लिए आपसे भी पूछा जाएगा कि टाइम क्या रखा जाए। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।